हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन योर चैनल द ब्रिज। फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल द ब्रिज में बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड, आज का जो वीडियो है इसमें हम डीसी जनरेटर के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं 201 से आगे वाले करने वाले हैं। और ये जो हमारा पार्ट रहेगा, ये पार्ट नंबर हमारा 5 रहेगा। ओके, अभी तक हम 4 पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं और ये हमारा पार्ट जो है 5th नंबर है। और ये डीसी जनरेटर का लास्ट पार्ट भी रहेगा। ओके फ्रेंड्स, जो इस लास्ट पार्ट में हम जो डीसी जनरेटर के प्रीवियस ईयर में जितने भी पूछे गए क्वेश्चन हैं उन सारों को कवर कर देंगे। और साथ ही जैसे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे तो ख़त्म होने के बाद जो वन लाइनर है, ओके, वन लाइनर जो एग्ज़ाम पॉइंट है, ओके, एग्ज़ाम पॉइंट, और जो कि मतलब हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को वन लाइनर में उनका कलेक्शन किया हुआ है, जो कि आपको रिवीजन करते टाइम पे पूरा तो आप पढ़ नहीं सकते, लेकिन वन लाइनर को पढ़ के आप उसको जल्दी से कवर कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो आज का जो वीडियो है हमारा डीसी जनरेटर का लास्ट रहेगा। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हमारा डीसी मोटर के ऊपर आएगा। ओके, फिर डीसी मोटर ख़त्म करेंगे। डीसी मोटर ख़त्म होने के बाद जो है हम ट्रांसफार्मर को स्टार्ट करेंगे। इसी प्रकार हम एक एक टॉपिक को कवर कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आप अभी तक 4 पार्ट से समझ ही गए होंगे कि हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि हम लगा रहे हैं ये हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। और बहुत से क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, और जो हम वीडियो में जो क्वेश्चन लगा रहे हैं और ये क्वेश्चन जो है आपके आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज का वीडियो जो है हम टाइम न गवाते हुए स्टार्ट कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 201। बोला गया है सीरीज फील्ड वाइंडिंग ऑफ ए डीसी मशीन। ओके, सीरीज फील्ड वाइंडिंग ऑफ ए डीसी मशीन। तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग कैसी होती है हम जानते हैं। सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो होती है हमारी मशीन के सीरीज में लगी होती है, एक तो ठीक है, सीरीज में लगी होती है। दूसरा ये थिक होती है, थिक अर्थात मोटी होती है। और तीसरा कि जो है हमारा हाई करंट को कैरी करती है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ ऑप्शन में देख लेते हैं, हमको पूछा ये है सीरीज फील्ड वाइंडिंग ऑफ ए डीसी मशीन। तो ये होती है हैज़ लेस टर्न, अर्थात उसमें टर्न कम होते हैं। ओके, सीरीज वाले में टर्न कम होते हैं और मोटी तार होती है, ये हम जानते हैं। ओके, और जो ये मोटी होती है तो सीरीज लेस टर्न, और थिक मोटी होते हैं, तो ये सेकंड वाला भी सही है। और थर्ड दिया है कैरी लार्ज करंट, तो ये तीनों ऑप्शन सही है। ओके, और हिंदी में दिया हुआ है कि एक मशीन की श्रेणी फील्ड वाइंडिंग में क्या होता है, इसमें कम घेरे होते हैं, मोटी तार होती है और उच्च धारा वहन कर सकती है। तो तीनों ऑप्शन सही है। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर हमको शंट वाइंडिंग बोलते तो शंट वाइंडिंग का क्या रहता है, मैक्सिमम टर्न रहते, ज़्यादा टर्न रहते हैं, और जो वायर जो होती है हमारी वो पतली होती है। ओके, पतली वायर होती है, पतली वायर होती है, और वो कम करंट को कैरी करती है। जस्ट इसके ऑपोजिट हो जाता है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए इसके बारे में डिटेल में क्या दिया है देख लेते हैं। ओके, इसके बारे में दिया हुआ है ऑप्शन बी, एक डीसी मशीन की श्रेणी फील्ड वाइंडिंग में कम घेरे होते हैं तथा यह मोटी होती है और उच्च धारा संवाहित करती है। ओके, इस प्रकार मोटर में श्रेणी क्रम में मोटे तार के कम घेरे होते हैं तथा इसमें वाइंडिंग को आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ये आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, बोला गया है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्स्ट द गिवन स्टेटमेंट्स। ओके, अर्थात दिए हुए कथनों में से गलत कथन का चयन करें बोला गया है। तो फर्स्ट कथन बोला गया है हमको, फर्स्ट कथन क्या बोला गया, मैग्नेटिक फ्लक्स यूजली फ्लो थ्रू ए मिनिमम रिलक्टेंस पाथ।
तो ये बात सही है। हमारा चुंबकीय फ्लक्स आमतौर पर एक न्यूनतम प्रतिकूलता पथ से होकर प्रवाहित होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सही है। ओके, ये सही होता है। और आगे देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट वाला तो सही है, मैच कर रहा है। बी वाले में दिया है फील्ड वाइंडिंग प्रोड्यूस द वर्किंग फ्लक्स, तो फील्ड वाइंडिंग हमारी जो है वो वर्किंग फ्लक्स जनरेट करते हैं, ये भी सही है। अर्थात क्षेत्र वाइंडिंग कार्यात्मक फ्लक्स को उत्पन्न करती है, बी वाला भी सही हो जाएगा। ओके, तो ये भी गलत नहीं है। थर्ड में दिया है वर्किंग EMF इज इंड्यूस बाय वर्किंग फ्लक्स इन आर्मेचर वाइंडिंग, तो ये भी सही दिया है। अर्थात आर्मेचर वाइंडिंग में कार्यात्मक विद्युत वाहक बल कार्यात्मक फ्लक्स द्वारा प्रेरित किया जाता है, तो ये वाला भी ऑप्शन सही है। मतलब A B C सही है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी गलत हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो हम ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। ओके, एक डीसी जनित्र के लिए कम्यूटेटर एक यांत्रिक अंतवर्तक के समान काम करता है, तो ये नहीं करता है। ओके, ये क्या करता है, एक रेक्टिफायर की तरह काम करता है कम्यूटेटर, जबकि ये इसमें मैकेनिकल अंतर्वर्तक बोला, जबकि वो रेक्टिफायर की तरह काम करता है, ये आपको याद रखना है। ओके, इसके बारे में देख लेते हैं। ऑप्शन डी, डीसी जनित्र के लिए कम्यूटेटर एक यांत्रिक इन्वर्टर के समान व्यवहार नहीं करता है, यह कथन गलत है, क्योंकि कम्यूटेटर जो होता है हमारा वो रेक्टिफायर की तरह वर्क करता है, ये आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 203। बोला गया है ए 6 पोल डीसी मशीन हैविंग वेव वाइंडिंग हैज डैश नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, अर्थात तरंग वाइंडिंग युक्त एक 6 ध्रुवीय डीसी मशीन में डैश समांतर पथ होते हैं। तो हम जानते हैं जो हमारी वेव वाइंडिंग होती है उसमें पैरेलल पाथ जो होता है, हमारे पैरेलल पाथ जो होते हैं वो हमेशा कितने होते हैं, 2 पैरेलल पाथ ए बराबर हमेशा 2 होते हैं। ओके, और जो हमारी लेफ्ट वाइंडिंग होती है, लेफ्ट वाइंडिंग में जो हमारे पैरेलल पाथ होते हैं वो हमेशा पोल के बराबर होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमको यहाँ पे वेव वाइंडिंग का पूछा गया है, तो इसमें 6 ध्रुव है, तो वेव वाइंडिंग में चाहे कितने भी पोल हो उससे हमको मतलब नहीं है, इसमें पैरेलल पाथ जो होते हैं हमेशा 2 होते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा 2। अगर लेफ्ट वाइंडिंग रहता तो अगर पोल 6 रहते तो हमारे पैरेलल पाथ भी 6 रहते। ओके, लेकिन वेव वाइंडिंग है तो इसमें पैरेलल पाथ हमेशा 2 रहते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। जो कि आप ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, अभी बहुत बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, पिछले कोई वीडियो में हम देखे हैं। ओके फ्रेंड, चलिए इसके बारे में डिटेल्स में देख लेते हैं। चलिए, दिया है ऑप्शन सी, तरंग वाइंडिंग अर्थात वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या ऑलवाइज 2 होती है तथा लेफ्ट वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या ध्रुवों की संख्या के बराबर होती है, अर्थात ए बराबर पी होती है लेफ्ट वाइंडिंग में, और वेव वाइंडिंग में ए बराबर 2 होता है, ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फ्लोइंग स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ ए डीसी मशीन इज नॉट ए कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव, अर्थात एक डीसी मशीन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी गति नियंत्रण विधि एक नियत बल आघूर्ण ड्राइव नहीं है। ओके, तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं हम। ओके, चलिए, नियत स्पीड गति नियंत्रण विधि एक नियत बल आघूर्ण ड्राइव नहीं पूछा गया है, तो इसमें कौन सी नहीं है, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल है, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल भी है, फील्ड कंट्रोल नहीं है। ओके, ये गलत हो जाएगा। और आर्मेचर वोल्टेज, आर्मेचर रेजिस्टेंस एंड फील्ड फ्लक्स कंट्रोल, तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें फील्ड फ्लक्स, तो ये गलत हो जाएगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल ये नियत बल आघूर्ण ड्राइव नहीं है। ओके, तो ऑप्शन नंबर से हो जाएगा फील्ड फ्लक्स कंट्रोल अर्थात क्षेत्र फ्लक्स नियंत्रण हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और देख लेते हैं। चलिए, इसमें दिया है ऑप्शन सी, एक डीसी मशीन के लिए क्षेत्र फ्लक्स नियंत्रण विधि एक नियत बल आघूर्ण ड्राइव नहीं है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 205। ओके, टोटल नंबर ऑफ पोल्स एंड स्लॉट इन ए डीसी मशीन आर 4 and 8 रिस्पेक्टिवली। एंगुलर स्लॉट पिच इज डैश। अर्थात एक डीसी मशीन में ध्रुवों की कुल संख्या और स्लॉट क्रमशः 4 और 8 है। कोणीय स्लॉट पिच डैश है। तो कोणीय स्लॉट पिच पूछा गया है, तो इसमें हमारा क्या होता है, Z बराबर स्लॉट S अपॉन नंबर ऑफ पोल P होता है। ओके, तो इसमें स्लॉट कितना दिया है 8 और नंबर ऑफ पोल दिया है 4, तो हमारा Z कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ओके, 2 आ गया। ओके, Z बराबर 2 आ गया, इसको याद रखना है आपको। ओके, और हमको क्या निकालना है, कोणीय स्लॉट पिच। तो कोणीय स्लॉट पिच बराबर हमारा होता है, कोणीय स्लॉट पिच बराबर 180 डिग्री होता है अपॉन Z होता है। तो 180 डिग्री अपॉन Z, तो हमारा क्या हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन Z का वैल्यू क्या है 2। तो 180 डिग्री को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री विद इलेक्ट्रिकल 90 डिग्री। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिग्री। ओके, 90 इलेक्ट्रिकल डिग्री, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। चलिए दिया है इसमें बी बराबर प्रति फेज प्रति पोल स्लॉट प्रति पोल की संख्या Z बराबर S स्लॉट की संख्या P नंबर ऑफ पोल। तो स्लॉट की संख्या 8 दिया है और नंबर ऑफ पोल 4 दिया है, तो 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। ओके, फिर स्लॉट कौन पिच बराबर होता है हमारा 180 डिग्री अपॉन Z। ओके, तो हम Z का वैल्यू क्या 2 आया है, तो 2 से 180 को डिवाइड कर देंगे तो हमारा 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला गया है कांस्टेंट करंट रीजन I एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक VI ऑफ ए सीरीज जनरेटर इज बेस्ट सुटेबल फॉर। अर्थात एक श्रेणी जनित्र के बाह्य गुण धर्मों VI में नियत धारा क्षेत्र किस हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो ये हमारा वेल्डिंग के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा वेल्डिंग के लिए। ओके फ्रेंड्स, इसमें देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है ऑप्शन बी, एक श्रेणी जनित्र के बाह्य धर्मी VI अर्थात वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक में नियत धारा क्षेत्र वेल्डिंग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है द डिटरमेंटल इफेक्ट ऑफ ए आर्मेचर रिएक्शन कैन नॉट बी कंट्रोल बाय। अर्थात आर्मेचर अभिक्रिया के हानिकारक प्रभाव किसके द्वारा नियंत्रित नहीं किए जा सकते। ओके, किसके द्वारा नियंत्रित नहीं किए जा सकते बोलो। फर्स्ट दिया है प्रोवाइडिंग द मशीन विथ ए कंपनसेटिंग वाइंडिंग, इसके द्वारा कर सकते हैं। ओके, उसके बाद दिया है यूजिंग कम्यूटेटर पोल्स, ठीक है, और सी दिया है रिड्यूस द क्रॉस सेक्शंस ऑफ पोल पीस। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ एयर गैप। तो वायु गैप की लंबाई कम करके, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ओके, चलिए इसके बारे में देख लीजिए। बोला गया है ऑप्शन डी, आर्मेचर प्रतिक्रिया के हानिकारक प्रभाव वायु अंतराल की लंबाई कम करके नियंत्रित किया जा सकता है। ध्रुव तथा आर्मेचर के मध्य विशेषकर ध्रुवों के किनारों पर वायु अंतराल बढ़ाने से आर्मेचर फ्लक्स के लिए मार्ग का प्रतिष्ठम अर्थात रिलक्टेंस अधिक हो जाता है। लेकिन इस प्रकार की मशीनों के लिए
बहुत अधिक शक्तिशाली चुंबक की आवश्यकता होती है ताकि क्षेत्र फ्लक्स वायु अंतराल को पार कर सके। इसके लिए जनित्र की क्षेत्र कुंडलियों को में अधिक एम्पियर वर्तन देने पड़ते हैं, अर्थात अधिक टर्न देने पड़ते हैं। और आर्मेचर फ्लक्स के मार्ग का प्रतिष्ठम्भ, आर्मेचर फ्लक्स का प्रतिष्ठम्भ जो होता है हमारा, वो बढ़ने से आर्मेचर फ्लक्स ध्रुवों तथा आर्मेचर में से होकर अपना परिपथ पूर्ण करने में असमर्थ हो जाता है। ठीक फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है इफ डेल्टा इज द टॉर्क एंगल देन इंटरेक्शन टॉर्क्स इन ए मशीन इज प्रोपोर्शनल टू। अर्थात यदि डेल्टा बलाघूर्ण कोण है तब डीसी मशीन में अंतः क्रिया बलाघूर्ण समानुपाती होगा। तो किसके समानुपाती होता है? हम जानते हैं ये साइन डेल्टा के समानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, साइन डेल्टा। ओके, इसके बारे में और डिटेल में देख लीजिए। चलिए, दिया है ऑप्शन ए, यदि डेल्टा बलाघूर्ण कोण है तब डीसी मशीन में अंतःक्रिया बलाघूर्ण साइन डेल्टा के समानुपाती होता है। ओके, टीई अर्थात स्टेट फील्ड स्ट्रेंथ, रोटर फील्ड स्ट्रेंथ, दो क्षेत्रों अर्थात स्टेटर फील्ड और रोटर फील्ड की प्रवृत्ति साइन डेल्टा खुद को एक ही दिशा में संरक्षित करने के लिए इंटरेक्शन बलाघूर्ण कहा जाता है और बलाघूर्ण कोण और डेल्टा पर भी निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए 6 पोल डीसी मशीन 100 मैकेनिकल को रिस्पॉन्स टू हाउ मनी इलेक्ट्रिकल डिग्रीज। अर्थात एक किसी 6 ध्रुव वाली डीसी मशीन में 100 यांत्रिक डिग्री कितने विद्युतीय डिग्री के बराबर होगी। तो हम जानते हैं जो हमारा इलेक्ट्रिक डिग्री होती है, ओके, इलेक्ट्रिक डिग्री बराबर P/2 इंटू मैकेनिकल डिग्री होती है। ओके, तो हमको यहाँ पे दिया है, ओके, इलेक्ट्रिकल डिग्री बराबर P/2 इंटू मैकेनिकल डिग्री होती है। ठीक है, तो P हमको कितना दिया, यहाँ पे 6 पोल दिया हुआ है, P 6 पोल दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिकल डिग्री बराबर P6/2 इंटू मैकेनिकल डिग्री दिया है 100। ओके, 100 दिया है, तो हम यहाँ पे इंटू 100 कर देंगे। तो फिर 2 से हम इसको काट देंगे 6 को, तो 2 एकम 2, 2 त्रिया 6, तो ये 3 हो जाएगा। ओके, उसके बाद में 3 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा 300 डिग्री, ये डिग्री है। ओके, 300 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, 300 डिग्री। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। चलिए, दिया है इलेक्ट्रिक कोण बराबर होता है हमारा नंबर ऑफ पोल P/2 इंटू मैकेनिकल डिग्री। ठीक है, जहाँ P बराबर पोल होता है। ओके, इसमें हम इलेक्ट्रिकल डिग्री में पोल कितना दिया है, 6 दे दिए, अपॉन 2 इंटू मैकेनिकल डिग्री दिया है 100। ठीक है, तो 2 को 6 को 2 से काट देंगे तो हमारा 3, और 100 को 3 से मल्टीप्लाई करना तो 300 डिग्री आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है इफ ए सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर आफ्टर being the installed failed to build up on its first trial runs। अर्थात the first thing to be done is to, अर्थात एक स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर को
स्थापन के बाद जब वह अपने पहले परीक्षण में काम करने में असफल हो जाता है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हम उसमें क्या करते हैं, हम उसको क्या है, कनेक्शंस को, फील्ड कनेक्शन को रिवर्स कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो कि हम इस क्वेश्चन को पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं, जो कि रिपीट हो रहा है। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया है रिवर्स फील्ड कनेक्शन, अर्थात फील्ड कनेक्शन को पलटना चाहिए। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। दिया है सी, एक स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर को स्थापन के बाद जब वह अपने पहले परीक्षण में काम करने में असफल हो जाता है तो सबसे पहले फील्ड कनेक्शन को पलटना चाहिए। ओके, क्योंकि जनरेटरों को सेल्फ की धारा से उत्तेजित करने के लिए उनके फील्ड चुंबक अर्थात फील्ड मैग्नेटिक में अवशिष्ट चुंबक का होना आवश्यक है। अवशिष्ट चुंबक के कारण ही जनित्र पूर्ण विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। इसमें अवशिष्ट चुंबक सही दिशा में होना चाहिए, अर्थात क्षेत्र कुंडलन का संयोजन आर्मेचर के साथ इस प्रकार हो कि उनमें प्रवाहित धारा अवशिष्ट चुंबक द्वारा विद्युत वाहक बल के मान में वृद्धि करे। ओके, मान में वृद्धि करे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है आर्मेचर रिएक्शन इन ए डीसी शंट जनरेटर रनिंग एट फुल लोड विथ ब्रशेस नॉट शिफ्टेड फ्रॉम द जियोमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस अर्थात प्लेन एंड सेचुरेशन नेग्लेक्टेड इज, अर्थात पूर्ण लोड पर चलने वाले एक डीसी शंट जनरेटर में ब्रशों को ज्यामितीय उदासीन अक्ष से शिफ्ट नहीं किया है तथा संतृप्ति को नज़रअंदाज किया गया है तो आर्मेचर प्रतिक्रिया डैश होगी। तो आर्मेचर प्रतिक्रिया हमारी क्या होती है इस कंडीशन में? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होती है। ओके, तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिया है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, अर्थात क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। चलिए, दिया है बी, पूर्ण लोड पर चलने वाले एक डीसी शंट जनरेटर में ब्रशों को ज्यामितीय उदासीन अक्ष से शिफ्ट नहीं किया है तथा संतृप्त को नज़रअंदाज किया गया है तो आर्मेचर प्रतिक्रिया क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होगी। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू वी कॉल ए वाइंडिंग व्हेन द एंड्स ऑफ ए coil are joined to a commutator bar at a distance of 1 pole pitch, अर्थात यदि एक कॉइल के सिरों को कम्यूटेटर बार पर एक पोल पिच की दूरी पर जोड़ा जाए तो इस वाइंडिंग को कहते हैं, तो इस वाइंडिंग को हम वेव वाइंडिंग कहते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है वेव वाइंडिंग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। ओके, इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। ऑप्शन बी, यदि एक कॉइल के सिरों को कम्यूटेटर बार पर एक पोल पिच की दूरी पर जोड़ा जाए तो इस वाइंडिंग को वेव वाइंडिंग कहते हैं। वेव वाइंडिंग को हाई वोल्टेज वाइंडिंग तथा निम्न धारा वाइंडिंग या सीरीज वाइंडिंग भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। ओके, वेव वाइंडिंग को क्या कहते हैं? वेव वाइंडिंग को उच्च वोल्टेज वाइंडिंग तथा निम्न धारा वाइंडिंग और या सीरीज वाइंडिंग। ओके, क्योंकि हम जानते हैं वेव वाइंडिंग में क्या होता है, हमारा हाई वोल्टेज और लो करंट होता है, और लेफ्ट वाइंडिंग में हमारा क्या होता है, लेफ्ट वाइंडिंग में हाई करंट और लो वोल्टेज होता है। ये आपको याद रखना है, और वो क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए लैप वाउंड जनरेटर द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन आर्मेचर इज टेकन टू बी, अर्थात एक लैप घेरेदार जनित्र हेतु आर्मेचर में लिए जाने वाले समांतर पथ
लिए जाते हैं। तो ये लिए जाते हैं लैप वाइंडिंग में, वो होता है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो होते हैं नंबर ऑफ पोल के बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, नंबर ऑफ पोल। चलिए ऑप्शन डी दिया है, एक लैप घेरेदार जनित्र हेतु आर्मेचर में लिए जाने वाले समांतर पथ पोल की संख्या लिए जाते हैं। लैप वाइंडिंग में लैप वाइंडिंग को निम्न वोल्टेज तथा हाई करंट के लिए यूज किए जाते हैं, जो कि मैं आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया। ओके, और वेव वाइंडिंग को हाई वोल्टेज लो करंट, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कंपाउंड जनरेटर आर यूज टू सप्लाई पावर टू, अर्थात अभयनिष्ठ जनित्र शक्ति आपूर्ति हेतु प्रयोग किए जाते हैं। तो ये प्रयोग किए जाते हैं रेलवे सर्किट में, ये सही है, और दूसरे ऑप्शन दिए वो भी सही है इसके। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, रेलवे परिपथों में, तापदीप्ति पुंजों में तथा एलिवेटर मोटर में। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। चलिए ऑप्शन डी, उभयनिष्ठ जनरेटर रेलवे परिपथों, तापदीप्ति पुंजों तथा एलिवेटर मोटर्स में शक्ति आपूर्ति हेतु प्रयोग किए जाते हैं। ओके, आर्क वेल्डिंग में अवकलन कंपाउंड जनरेटर, पावर सप्लाई के लिए ओवर कंपाउंड जनरेटर, लेवल कंपाउंड जनरेटर का अन्य दूरी के डीसी फील्ड सप्लाई में प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है ए डीसी जनरेटर एफिशिएंसी इज मैक्सिमम व्हेन, अर्थात एक डीसी जनरेटर की दक्षता अधिकतम होती है। तो इसकी दक्षता कब अधिकतम होती है, जब हमारे वेरिएबल लॉस जो होते हैं कांस्टेंट लॉस के बराबर होते हैं, अर्थात हमारे जो कॉपर लॉस होता है वो आयरन लॉस के बराबर होते हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन में। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ओके, यहाँ पे वेरिएबल लॉस बराबर कांस्टेंट लॉस, तो बराबर से इधर लाया है कांस्टेंट लॉस को, इसलिए वेरिएबल लॉस माइनस कांस्टेंट लॉस बराबर 0 हो गया है। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए इसमें देख लेते हैं, इसके बारे में डिटेल में दिया है। ऑप्शन बी, एक डीसी जनित्र की दक्षता चर हानि माइनस नियत हानि, अर्थात वेरिएबल हानि ओपन माइनस कांस्टेंट लॉस बराबर 0 होने पर अधिक होगी, या कॉपर हानि बराबर लो हानि होती है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 216। बोला गया है कम्यूटेटर विल बी कन्वर्ट डैश इन ए डीसी जनरेटर एंड डैश इन डीसी मोटर, अर्थात डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर डैश तथा डीसी मोटर में डैश का परिवर्तन करता है। तो मैं आपको पिछले लेक्चर में ये सारी बातें क्लियर कर दिया था। ओके, और एक बार एक्सप्लेन भी किया था। मान लीजिए ये हमारा कम्यूटेटर है। ओके, ये कम्यूटेटर है हमारा, और ये क्या होता है हमारा जनरेटर के शॉफ्ट के ऊपर लगा होता है। तो उदाहरण के लिए हम यहाँ पे दूर मान लेते हैं जनरेटर, वैसे तो उसी शॉफ्ट पे लगा होता है। मान लीजिए ये जनरेटर है, जनरेटर जी है। ओके, तो जनरेटर केस में क्या होता है, जनरेटर हमारा एसी जनरेट करता है और कम्यूटेटर उसको डीसी में आउटपुट देता है। ओके, तो जनरेटर के केस में क्या होता है, एसी टू डीसी में कन्वर्ट करता है हमारा कम्यूटेटर। ओके, एसी टू डीसी में कन्वर्ट करता है। लेकिन अब ये मोटर, मान लीजिए मोटर है हमारी, जनरेटर है, मोटर है, तो मोटर के केस में क्या होता है, हम मोटर को डीसी सप्लाई देते हैं। ओके, डीसी सप्लाई देते हैं तो कम्यूटेटर उस डीसी सप्लाई को एसी में कन्वर्ट करता है। तो मोटर की कंडीशन में डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा जनित्र में क्या होता है, एसी टू डीसी, और मोटर के केस में हो जाता है हमारा डीसी टू एसी।
ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिया है AC to DC एंड DC to AC, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और देख लीजिए। चलिए दिया है ऑप्शन बी, DC जनित्र में कम्यूटेटर AC से DC तथा DC मोटर में DC से AC परिवर्तित करता है। कम्यूटेटर एक विद्युत घूर्णी युक्ति है जो स्थायी कार्बन ब्रशों द्वारा जनरेटर में आर्मेचर से बाह्य परिपथ को धारा प्रदान करता है। यह रोटर का एक महत्वपूर्ण व कीमती अंग है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन DC जनरेटर विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस इन द आर्मेचर, अर्थात DC जनित्र में आर्मेचर में कौन से प्रकार का विद्युत उत्पन्न होता है। तो आर्मेचर में बोला है, ओके, तो आर्मेचर में जो होता है हमारा, आर्मेचर में तो हमारा DC जनरेटर क्या होता है, AC को जनरेट करता है और फिर कम्यूटेटर उसको AC को DC में बदल देता है। तो आर्मेचर में कौन, DC जनरेटर में आर्मेचर में कौन सा विद्युत उत्पन्न होता है बोला गया है, तो आर्मेचर में AC जनरेट होता है, ये आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड, चलिए इसके बारे में देख लीजिए। ओके, बोला गया है बी, DC जनरेटर में आर्मेचर में AC प्रकार का विद्युत उत्पन्न होता है जो शॉफ्ट पर लगे कम्यूटेटर के द्वारा DC में परिवर्तित हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, टेंशन इन ब्रशेस ऑफ DC जनरेटर इज क्विट important for its working with excess tension in brushes, अर्थात एक DC जनरेटर में ब्रश का तनाव उसके कार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अत्यधिक ब्रश तनाव से क्या होगा, कहने का मतलब, तो अत्यधिक ब्रश तनाव से क्या होता है, हमारा जो कम्यूटेटर होता है उसके ऊपर अधिक दबाव पड़ेगा, उससे क्या होता है कि अधिक हीट जनरेट होगी, और अधिक हीट जनरेट होने से क्या होता है, उसमें स्पार्किंग भी हो सकती है, और दूसरा के ब्रश भी जल्दी घिसेंगे। ओके, तो ऑप्शन में देख लेते हैं हम हमको ऑप्शन क्या क्या दिया है। ओके, ऑप्शन में दिया है वेलोसिटी ऑफ मशीन डिक्रीज, तो इससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा बी में दिया है आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज, ये भी कोई संबंध नहीं रखता है। और आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज, इससे भी कोई मतलब नहीं है। और डी में दिया है कम्यूटेटर गेट्स ओवर हीट्स एंड सरफेस वेयर आउट, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, अर्थात दिक् परिवर्तक अतितप्त होगा और सतह घिस जाएगी। चलिए इसके बारे में और देख लेते हैं। ऑप्शन डी, एक DC जनरेटर में ब्रश का तनाव उसके कार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अत्यधिक ब्रश तनाव से दिक् परिवर्तक अतितृप्त होगा और सतह घिस जाएगी। ब्रश सदा दिक् परिवर्तक सेगमेंट को स्पर्श करते हैं। ब्रश प्रायः कार्बन तथा ग्रेफाइट के बने होते हैं, ये आपको याद रखना है। छोटे मशीनों में कार्बन के बने होते हैं और बड़ी मशीनों में ग्रेफाइट के बने होते हैं, ये भी याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दिया है, in which one of the following the armature brushes are shorted together rather than connected in series with the field, अर्थात निम्न में कौन से एक क्षेत्र में श्रेणी क्रम में संयोजित होने के बजाय आर्मेचर ब्रश में एक साथ परिपथित होते हैं। तो एक साथ परिपथित कौन से होते हैं, हमारे रिपल्सन मोटर में एक साथ परिपथित होते हैं। ओके, जो ब्रश होते हैं वो साथ में शॉर्ट सर्किट करे हुए होते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिपल्सन मोटर अर्थात प्रतिकर्षण मोटर। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लीजिए। ओके, दिया है प्रतिकर्षण मोटर एक क्षेत्र में श्रेणी क्रम में संयोजित होने के बजाय आर्मेचर ब्रश में एक साथ परिपथित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चलिए क्वेश्चन में दिया है वेन एवर मशीन इज ऑपरेटिंग अस जनरेटर द EMF इज कॉल्ड अस और whereas when machine is operated as motor the EMF is called as dash। अर्थात जब भी मशीन जनित्र के समान व्यवहार करती है तो EMF डैश कहलाता है और जब भी मशीन मोटर के समान व्यवहार करती है तो EMF डैश कहलाता है बोला गया है। अर्थात जब मशीन जनरेटर के समान काम करती है जो हमारा EMF होता है वो जनरेटिंग EMF कहलाता है, जनरेटिंग EMF कहलाता है। ओके, और जब भी हमारी मशीन जो है मोटर की तरह व्यवहार करती है तो हमारा EMF जो होता है वो बैक EMF कहलाता है। ये आपको याद रखना है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम। ओके, ऑप्शन नंबर सी में दिया। ओके, जब मशीन जनरेटर की तरह वर्क करेगी तो EMF जो होता है हमारा जनरेट होता है वो जनरेटेड EMF कहलाता है। और जब मशीन हमारी मोटर के समान काम करती है तो उसमें EMF होता है वो बैक EMF कहलाता है। ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लीजिए। चलिए ऑप्शन सी, जब भी मशीन जनरेटर के समान व्यवहार करती है तो EMF उत्पन्न EMF कहलाता है, जबकि जब भी मशीन मोटर के समान व्यवहार करती है तो पश्य EMF कहलाता है। ये आपको याद रखना है। और दूसरी बात कि जो हमारा बैक EMF होता है ये स्टार्टिंग में शून्य होता है, इसलिए जो हमारी मोटर होती है स्टार्टिंग में क्या करती है, हाई करंट लेती है। ओके, और जैसे ही मोटर में जो हमारा बैक EMF क्या होता है, इंड्यूस हो जाता है। ओके, तो वो सप्लाई करंट का जो है अपोज करता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा करंट कम हो जाता है जब मोटर हमारी रनिंग कंडीशन में आ जाती है। और जब मोटर में बैक EMF जनरेट हो जाता है तब मोटर नॉर्मल करंट लेती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये बात भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थात हम ये बोल सकते हैं जो हमारा बैक EMF होता है वह लेंज के लॉस के ऊपर काम कर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। अर्थात वो जिससे उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है, क्योंकि हम जो सप्लाई देता है उससे हमारा क्या होता है, बैक EMF जनरेट होता है और उसी का विरोध करता है हमारा बैक EMF। ये बात भी याद रखना है आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द डमी कोयल इन DC मशीन आर यूज टू। अर्थात DC मशीन में डमी कोयल का उपयोग किया जाता है। तो हम जानते हैं डमी कोयल का यूज़ क्यों करते हैं हम, जो हमारा मैकेनिकल बैलेंस करने के लिए, ये यांत्रिक संतुलन बनाए रखने के लिए हम डमी कोयल का उपयोग करते हैं। ओके फ्रेंड्स, और इंटरपोल का उपयोग करते हैं हम जो हमारे कम्यूटेटर में सुधार करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए कम्यूटेशन में। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेंटेन मैकेनिकल बैलेंस, अर्थात यांत्रिक संतुलन बनाए रखने के लिए। चलिए इसके बारे में देख लीजिए। चलिए दिया हुआ है ऑप्शन ए, चालकों और स्लॉट्स अर्थात खांचे की निश्चित संख्या के संयोजन से वेव वाइंडिंग संभव है। खांचे के डिज़ाइन की आवश्यकता के लिए हमेशा यह आवश्यक नहीं है कि हमेशा वाइंडिंग शॉप में स्टैंडर्ड्स स्टैंपिंग रखी जाए। इस प्रकार के संबंध में डमी कोयल का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के कोयल को मशीन के स्लॉट्स में प्रविष्ट कराया जाता है। यह केवल मशीन में यांत्रिक संतुलन के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका विद्युत संयोजन नहीं होता है। ये आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 222। ओके, इंसुलेटर यूज इन ए कम्यूटेटर। ओके, अर्थात कम्यूटेटर में कुचालक का प्रयोग किया जाता है। तो कम्यूटेटर में क्या करते हैं हम, जो कुचालक के रूप में माइका को यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। फ्रेंड, जो भी हम क्वेश्चन लगा रहे हैं अभी सारे रिपीट हो गए, जो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके सारे रिपीटेड है।
तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो हमारे क्वेश्चन है वो आपके आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए कितने हेल्पफुल है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। ओके, दिया है ऑप्शन सी, कम्यूटेटर में कुचालक के रूप में माइका का प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द योक ऑफ स्मॉल डीसी मशीन इज मेड ऑफ, अर्थात छोटे डीसी मशीन योक निर्माण किए जाते हैं तो ये होते हैं अपने कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं, अर्थात ढलवा लोहा के बनाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखिए, बोला गया ऑप्शन है डीसी मशीन में योक ढलवा लोहा अर्थात कास्ट आयरन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है द फील्ड ऑफ सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर इज एक्साइटेड बाय, अर्थात स्व प्रेरित जनरेटर की फील्ड उत्प्रेरित होती है तो वो होती है अपने स्वयं की धारा के द्वारा ही होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया है बाय इट्स ओवन करंट, अर्थात अपने स्वयं की धारा द्वारा। ओके, चलिए इसके बारे में अधिक देख लेते हैं। चल दिया है ऑप्शन सी, स्व प्रेरित जनरेटर का फील्ड अपने स्वयं की धारा द्वारा उत्प्रेरित होती है। बहुत कम मात्रा में चुंबकत्व गुण रोटर आयरन में रह जाते हैं, उसे अवशिष्ट चुंबक कहते हैं। उसकी वजह से स्टेटर कॉइल में एक ईएमएफ उत्पन्न होता है जिसकी वजह से एक प्रारंभिक धारा फील्ड में प्रवाहित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द आर्मेचर कोर ऑफ ए डीसी मशीन इज यूजली मेड ऑफ लेमिनेटेड शीट इन ऑर्डर टू, अर्थात डीसी मशीन में आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड किसके कारण किया जाता है। तो हम जानते हैं कि हम उसको लेमिनेटेड करते हैं ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए। ओके, और पटलित बनाए जाते हैं हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए। तो हमारे यहाँ पे कहाँ पे दिया है, हम ऑप्शन में देख लेते हैं ईडी करंट लॉस कहाँ दिया हुआ है। ओके, हमारा दिया है ऑप्शन नंबर सी में रिड्यूस ईडी करंट, अर्थात भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ओके, चलिए इसमें देख लीजिए, दिया है ऑप्शन सी, डीसी मशीन में आर्मेचर क्रोड सिलिकॉन की पतली चादरों को पटलित करके बनाई जाती है जिसकी मोटाई 0.3 mm से 0.5 mm होती है। ओके, आर्मेचर को सिलिकॉन की पत्तियों से बनाई जाती है जिससे कि हिस्टैरिसीस हानियाँ कम हो जाती है, और हिस्टैरिसीस हानि के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है। और जब सिलिकॉन की पत्तियों को लेमिनेटेड किया जाने पर उसमें भंवर धारा हानियाँ कम हो जाती है, और भंवर धारा हानि के लिए फॉर्मूला एक दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है डीसी जनरेटर को निम्न में से क्या कम करने के लिए भार केंद्र के समीप लगाया जाता है। तो हम क्या करते हैं, उसमें भार केंद्र के समीप जो हमारे क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमारी जो लाइन हानियाँ होती है, लाइन लॉसेस होता है, उसको कम करने के, ज़्यादा दूर अगर हमारा होगा लोड तो क्या होता है, लाइन लॉसेस ज़्यादा हो जाता है। तो हम जो क्या करते हैं कि जो लाइन लॉसेस को कम करने के लिए भार को जो होते हैं हम केंद्र के समीप लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, लाइन हानि को कम करने के लिए। ओके, इसके बारे में देख लीजिए। चलिए, दिया है ऑप्शन बी, ट्रांसमिशन लाइनों में भार केंद्र के समीप दिष्ट धारा जनित्र का प्रयोग करने से लाइन हानियाँ कम हो जाती है। दिष्ट धारा जनित्र का प्रयोग करने पर लाइन का शक्ति गुणांक बढ़ जाता है, अर्थात पावर फैक्टर बढ़ जाता है, जिससे I²R हानियाँ कम हो जाती है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है डीसी मोटर में स्थिर बल आघूर्ण निम्न में से किसकी वजह से उत्पन्न होता है। तो स्थिर बल आघूर्ण हमारा कम्यूटेटर के कारण उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, कम्यूटेटर। ओके,
देख लीजिए ऑप्शन डी। दिष्ट धारा मोटरों में स्थिर बल आघूर्ण कम्यूटेटर की वजह से उत्पन्न होता है। कम्यूटेटर डीसी मोटर और डीसी जनरेटर में रोटरी इलेक्ट्रिक स्विच का चलता हुआ भाग है जो एसी को डीसी में परिवर्तित करता है तथा डीसी को एसी में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए डीसी शंट जनरेटर ऑन लोडिंग, अर्थात लोडिंग भार पर डीसी शंट जनरेटर के टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है। तो टर्मिनल वोल्टेज को हम क्या करते हैं उसमें थोड़ा सा घटा देते हैं अर्थात डिक्रीज स्लाइटली कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, डिक्रीजेस स्लाइटली। ओके चलिए इसके बारे में देख लीजिए। ऑप्शन डी, डीसी शंट जनरेटर पर जब लोड डाला जाता है तो जब लोड धारा बढ़ने से टर्मिनल वोल्टता में गिरावट आ जाती है और वोल्टेज बराबर होता है हमारा V बराबर ई अर्थात EMF माइनस आर्मेचर करंट इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस, और EMF बराबर होता है वोल्टेज V प्लस आर्मेचर करंट इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस। ये आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, बोला है टर्मिनल वोल्टता समान रखने के लिए जनित्र में स्वचालित नियामक लगाना बहुत आवश्यक है, अन्यथा टर्मिनल वोल्टता में अधिक कमी आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द जनरेटर विच गिव्स डीसी सप्लाई टू द रोटर इज कॉल्ड, अर्थात जनरेटर जो रोटर को डीसी आपूर्ति देता है उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, जो डीसी आपूर्ति देता है उसको एक्साइटर कहते हैं क्योंकि वो एक्साइट करता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ओके इसके बारे में देखिए ऑप्शन बी बोला गया है जनरेटर जो रोटर को डीसी आपूर्ति देता है उसे उत्तेजक या एक्साइटर कहा जाता है। ओके दिष्टकारी ये एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिया है ए डीसी सीरीज मोटर इज बेस्ट सूटेड फॉर ड्राइविंग, अर्थात एक डिष्ट धारा श्रेणी मोटर ड्राइव के लिए सबसे उपयुक्त होती है। तो ये किसके लिए उपयुक्त होती है, हमारी क्रेन और हॉइस्टर के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होते हैं, ये हम जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, क्रेन एंड हॉइस्ट। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। चलिए दिया है ऑप्शन बी डीसी श्रेणी मोटर का प्रयोग मुख्य रूप से वहाँ करते हैं जहाँ मशीन को उच्चतम प्रारंभिक बलाघूर्ण की आवश्यकता होती है, जैसे क्रेन, हाइस्ट और रेलवे में मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। डीसी श्रेणी मोटर का प्रारंभिक बल आघूर्ण उच्च होता है, इसे मोटर को कभी भी नो लोड पर चालू नहीं करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है द काउंटर EMF ऑफ ए डीसी मोटर, अर्थात डीसी मोटर का काउंटर EMF क्या होता है। तो काउंटर EMF जो होता है हमारा ऊर्जा रूपांतरण में मदद करता है, अर्थात एनर्जी को कन्वर्टर में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, हेल्प्स इन एनर्जी कन्वर्जन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके इसमें देख लीजिए ऑप्शन सी, विरोधी विद्युत वाहक बल को काउंटर EMF कहा जाता है। काउंटर EMF की दिशा प्रयुक्त वोल्टता के विपरीत होती है, यह ऊर्जा के रूपांतरण में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 232, डीसी जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, अर्थात डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हम जानते हैं डीसी जनरेटर जो होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अर्थात विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। इसके बारे में देख लीजिए, दिया है ऑप्शन ए, डीसी जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसकी दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। ओके देखिए इसमें एक पॉइंट और हमारा बन जाएगा, जो जनरेटर है जो होता है हमारा जनरेटर जी, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का उपयोग करते हैं।
ओके, और मोटर के लिए हम क्या करते हैं, मोटर के लिए लेफ्ट हैंड रूल का प्रयोग करते हैं, ये याद रखिएगा। ओके, आगे बोला गया है मोटर में चालक के बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। अच्छा, इसमें दिया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है frequency of a generator when the number of poles are 8 and speed is 750 rpm will be। अर्थात एक जनरेटर की आवृत्ति क्या होगी जब इसमें 8 की संख्या में पोल ध्रुव है तथा गति 750 आरपीएम है। तो हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला क्या होता है हमारा, n बराबर 120 फ्रीक्वेंसी अपॉन पी। तो हमको फ्रीक्वेंसी बनाना है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम एफ को इधर लाएंगे तो हमारा एन ऊपर चलेगा, एन इंटू पी हो जाएगा अपॉन 120 हो जाएगा। ओके, अर्थ क्या हो गया हमारा, एफ बराबर एन इंटू पी अपॉन 120। ओके, तो इसमें एन कितना दिया हमको, 700 आरपीएम, 750 आरपीएम। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 750 आरपीएम इंटू नंबर ऑफ पोल कितना दिया हमको, 8। तो हम यहाँ पे इंटू 8 कर देंगे, अपॉन कितना है 120। तो इसको फाइंड आउट करेंगे हम, तो हमारा फ्रीक्वेंसी एफ बराबर 50 हर्ट्ज आ जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए में दिया है 50 हर्ट्ज, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा 50 हर्ट्ज। ओके, इसके बारे में डिटेल में देख लीजिए। चलिए, ये दिया है, ओके, एन स्पीड है, ओके, एफ फ्रीक्वेंसी है और पी नंबर ऑफ पोल है। ठीक है, तो फॉर्मूले में सबका वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो हमारा फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमको, गिवन फिगर इज द कनेक्शन डायग्राम फॉर। अर्थात दिया गया चित्र संयोजन डायग्राम है। तो ये संयोजन हमको डायग्राम से पता चल रहा है कि ये जो है हमारा कंपाउंड जनरेटर का डायग्राम है। ओके, तो ऑप्शन देख लेते हैं हम कहाँ पे दिया है। ओके, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कंपाउंड जनरेटर अर्थात यौगिक जनित्र। ओके, चलिए कंपाउंड जनरेटर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्ज़ाम पॉइंट्स आ गए हैं। ओके फ्रेंड्स, एग्ज़ाम पॉइंट्स आ गए हैं। चलिए, तो आप देखे होंगे कि जो हमारे डीसी जनरेटर के क्वेश्चन रिलेटेड कितने हुए हमारे, टोटल 234 क्वेश्चन हुए हैं। ओके, और अब जो हम आगे लगाएंगे वो एग्ज़ाम पॉइंट लगाएंगे जो वन लाइनर फॉर्म में है, जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछे गए हैं। ओके, हमारे इन्हीं क्वेश्चन में से निकाले गए हैं जो कि आपको रिवाइज में हेल्पफुल होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को देखकर समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन लगाए उस क्वेश्चन में कितने 5-6 क्वेश्चन को छोड़ बाकी सारे क्वेश्चन जो हुए हैं वो रिपीट हुए हैं। ओके, बाकी सारे क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं। तो जो हमारे जेई लेवल के क्वेश्चन एग्ज़ाम में जो है बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप समझ गए हो जो हमारे जो सीरीज है यूथ पब्लिकेशन की, जो आपके आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए कितनी ज़्यादा हेल्पफुल है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम अब जो एग्ज़ाम पॉइंट्स है इसको लगा लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, एग्ज़ाम जो पॉइंट्स हैं हमारे ये रिवाइज के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ओके फ्रेंड्स, रिवाइज के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं हमको, ये याद रखिए आप। चलिए, इसमें दिया है फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमको, आर्मेचर लेमिनेशन की धातु होती है कौन सी, सिलिकॉन की होती है। ओके, बाकी दूसरे में पूछा गया है लेफ्ट वाइंडिंग में ब्रशों की संख्या होती है। तो लेफ्ट वाइंडिंग में ब्रशों की संख्या जो होती है हमारी नंबर ऑफ पोल के बराबर होती है। और वेव वाइंडिंग में बोला जाए तो वेव वाइंडिंग के नंबर ऑफ पैरेलल पाथ की संख्या जो होती है वो होती है हमारी 2, और लेफ्ट वाइंडिंग में जो होती है पैरेलल पाथ की संख्या होती है वो नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होती है। ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, डीसी जनरेटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात की जा सकती है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ से ज्ञात की जा सकती है। ओके फ्रेंड्स, तो जनरेटर के ऊपर फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम काम करता है और मोटर के ऊपर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम काम करता है, ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है डीसी मशीन में आर्मेचर परिभ्रमण हेतु प्रयुक्त होता है, तो इसमें क्या प्रयुक्त होता है, बॉल एवं रोलर बीरिंग प्रयुक्त होती है, ये आप याद रखिए। ओके नेक्स्ट बोला गया है जनरेटर के मुख्य क्षेत्र की कुंडलन हेतु प्रयुक्त चालक होता है, चालक पदार्थ होता है, तो वाइंडिंग के लिए हम कॉपर का यूज करते हैं, तो ताम्र हो जाएगा कॉपर। ओके नेक्स्ट दिया हुआ है, डीसी मशीन में योक निर्माण प्रयुक्त होता है, तो योक को निर्माण करते हैं हम कास्ट आयरन से अर्थात ढलवा लोहे से। ओके नेक्स्ट दिया है हमारा, लेमिनेशन के प्रयोग से हम भंवरधारा हानियों को कम करते हैं। ओके भंवरधारा हानियों को कम करने के लिए हम लेमिनेशन करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, आर्मेचर लेमिनेशन परस्पर क्या होता है, विसंवाहित होते हैं, ये आपको याद रखना है। ओके नेक्स्ट दिया है, कम्यूटेटर सेगमेंट के लिए प्रयुक्त धातु है, तो कम्यूटेटर सेगमेंट जो होते हैं हमारे, जो हार्ड्रोन कॉपर के बने होते हैं अर्थात कठोर तांबे के बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव से मुख्य फ्लक्स का विचुंबकन एवं क्रॉस चुंबकन होता है, ये याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट है, ओके डीसी मशीन के क्षेत्र का अवशेष चुंबकत्व समाप्त होने पर पुनः चुंबकित करने की विधि शंट क्षेत्र को किसी डीसी सोर्स से संयोजित करके किया जाता है। ओके या फिर शंट जनरेटर से सप्लाई देकर करते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समान ध्रुव एवं आर्मेचर चालकों की संख्या के लिए उच्च विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेगी, तो कौन करता है, वेव वाइंडिंग करता है, और लो करंट होता है। वेव वाइंडिंग में हाई वोल्टेज लो करंट होता है, और लेव वाइंडिंग में जो होता है हमारा हाई करंट और लो वोल्टेज होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, डीसी जनरेटर में लोड अधिक होने पर गति में कमी हो जाती है, गति में पुनः वृद्धि करने के लिए प्राइम मूवर की निविष्ट शक्ति अर्थात इनपुट पावर अधिक की जाती है। चलिए नेक्स्ट है, लंबी संचरण लाइन को फिट करने के लिए सबसे उपयुक्त जनरेटर है, तो लंबी लाइन के लिए हमारा कौन सा होता है, ओवर कंपाउंड डीसी जनरेटर होता है, ये आपको याद रखना है। और सीरीज जनरेटर जो होता है हमारा, वो बूस्टर के रूप में यूज में आता है, और शंट जनरेटर होता है हमारा, वो बैटरी चार्जिंग के रूप में काम में आता है, ये आपको याद रखना है। ओके नेक्स्ट देखिए, चलिए नेक्स्ट है, डीसी जनरेटर में उत्पादित वोल्टेज की ध्रुवता बदलने के लिए क्या करते हैं हम, क्षेत्र धारा की दिशा परिवर्तित की जाती है। नेक्स्ट है, डीसी श्रेणी जनरेटर में निर्धारित गति एवं शून्य लोड पर उत्पन्न वोल्टता पूर्ण लोड पर निर्धारित वोल्टेज के तुल्य होगी। चलिए नेक्स्ट है, डीसी मशीन प्रायः अधिकतम दक्षता देते हैं लगभग पूर्ण लोड पर। ओके अधिकतम दक्षता, और जब वेरिएबल लॉसेस हमारे कांस्टेंट लॉस के बराबर होते हैं तब मैक्सिमम इफिशिएंसी देती है, या हम बोल सकते हैं कॉपर लॉस बराबर आयरन लॉस होता है तब मैक्सिमम इफिशिएंसी देता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया है, डीसी जनरेटर में प्रारंभिक आर्मेचर धारा उत्पन्न करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है, तो यह होता है अवशेष चुंबक से। चलिए नेक्स्ट है, एक कंपाउंड जनरेटर में शंट क्षेत्र का संबंध श्रेणी क्षेत्र एवं आर्मेचर को श्रेणीबद्ध करने पर प्राप्त सिरों से किया गया है, यह जनरेटर है, तो इसमें हम करते हैं इसमें लॉन्ग शंट जनरेटर में, तो हमारा हो जाएगा लॉन्ग शंट जनरेटर। ओके नेक्स्ट देखिए, बोला गया है जनरेटर में अवशेष चुंबक समाप्त होने का कारण हो सकता है, तो मशीन में अधिक तापक्रम के कारण हो सकता है। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट देखिए,
ओके, नेक्स्ट है डीसी जनरेटर में डमी कुंडली लगाई जाती है। तो डमी कोयल का यूज़ क्यों करते हैं हम? वो मैकेनिकल स्टेबिल ये मेंटेनेंस के लिए करते हैं। ओके, तो मैकेनिकली बैलेंस बनाए रखने के लिए करते हैं। तो डीसी जनरेटर में डमी कुंडली लगाए जाते हैं यांत्रिक असंतुलन कम करने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, डीसी जनरेटर में अंतः ध्रुव की कुंडलियाँ संयोजित की जाती है। तो आर्मेचर कुंडली के श्रेणी क्रम में संयोजित की जाती है, ये आपको याद रखना है। ओके, और इंटरपोल का उपयोग जो हम करते हैं कम्यूटेशन में इम्प्रूवमेंट के लिए इंटरपोल का उपयोग करते हैं, ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 1 किलोवाट क्षमता के उत्तम प्रकार के जनरेटर में संपूर्ण हानियाँ लगभग होती है। तो कितने होती है? 50 वाट होती है, ये भी याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, जनरेटर में ध्रुवों की संख्या क्या होगी यदि थीटा एम तथा थीटा ई का मान समान हो? तो ये हमें 2 मिलेगी, ये भी आपको याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 1600 आरपीएम पर प्रचालित डीसी जनरेटर में 240 वोल्ट प्रेरित है। फ्लक्स को स्थिर रखते हुए गति 1400 आरपीएम करने पर विद्युत वाहक बल कितना होगा? तो ये 210 वोल्ट हो जाएगा, सब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकल जाएगा ये। ओके, नेक्स्ट है, डीसी मशीन में कम्यूटेटर का कार्य है। तो डीसी मशीन में कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है? एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करना। और डीसी मोटर में कम्यूटेटर का काम होता है डीसी वोल्टेज को एसी में बदलना, जस्ट इसके विपरीत हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, बोला गया है डीसी शंट जनरेटर के अभिलक्षण क्या होते हैं? कुछ ड्रूपिंग होते हैं, ये याद रखना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, बैटरी चार्जिंग के लिए उपयुक्त जनरेटर है। तो बैटरी चार्जिंग के लिए उपयुक्त जनरेटर है हमारा शंट जनरेटर उपयुक्त है। ओके, और सीरीज जनरेटर जो होता है हमारा वो बूस्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखिए, एक डीसी जनरेटर का ईएमएफ डैश पर निर्भर करता है। तो गति पर निर्भर करता है। ओके, इसमें गति है, तो ईएमएफ हमारा किस पर निर्भर करता है? फ्लक्स पर निर्भर करता है, नंबर ऑफ कंडक्टर पर निर्भर करता है, ओके, स्पीड पर निर्भर करता है और नंबर ऑफ पोल के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, डीसी शंट जनरेटर के फील्ड में बाह्य प्रतिरोध कनेक्ट करने पर जनरेटर की वोल्टेज कम हो जाती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, डीसी जनरेटर के आर्मेचर में उस अवस्था के एक ईएमएफ प्रेरित होता है जब आर्मेचर एक चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है। और कब ईएमएफ जनरेट होगा? जब हमारा आर्मेचर की स्पीड क्रिटिकल स्पीड से अधिक होगी, तब ईएमएफ जनरेट करेगा। अगर हमारा जनरेटर घूम भी रहा है और उसकी स्पीड क्रिटिकल स्पीड से कम है तो ईएमएफ वो इंड्यूस नहीं करेगा, ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोला गया है डीसी जनरेटर की गति बढ़ाने पर बैक ईएमएफ क्या होता है? बढ़ता है। ओके, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, डीसी मशीन में उत्तेजन कुंडलियाँ अर्थात एक्साइटिंग कोइल पोल्स पर लपेटी जाती है, यह भी याद रखना है। ओके, पोल के ऊपर एक्साइटिंग कोइल्स लपेटी जाती है। ओके, नेक्स्ट है, आर्मेचर प्रक्रिया का कारण है। तो आर्मेचर धारा से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव, आर्मेचर रिएक्शन का कारण होता है आर्मेचर धारा से उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए, बोला गया पावर स्टेशन में स्थापित जनरेटर विद्युत का उत्पादन यांत्रिक दाब द्वारा करते हैं। ओके, पावर स्टेशन में जो स्थापित जनरेटर होते हैं वो विद्युत का उत्पादन मैकेनिकल प्रेशर द्वारा करते हैं, ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, एक डीसी शंट जनरेटर सामान्य गति एवं सामान्य दिशा में चलने से हुए वोल्टेज उत्पन्न नहीं करता है। इसका कारण है, तो इसका कारण 2 कारण हो सकते हैं। एक तो उसमें अवशेष चुंबक ना हो अर्थात रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ना हो, या उसकी स्पीड क्रिटिकल स्पीड से कम हो। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखिए, पोल शू में स्लॉट में रखी गई कंपनसेटिंग वाइंडिंग का क्या फंक्शन है? तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या होते हैं? कम्यूटेटर में चिंगारी, चारों ओर चिंगारी को समाप्त करने का काम होता है कंपनसेटिंग का। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट बोला गया है कंपाउंड जनरेटर के समांतर प्रचालन में शून्य लोड से पूर्ण लोड तक लोड के उपयुक्त विवरण के लिए आवश्यक है। तो इसके लिए आवश्यक है दोनों आर्मेचर का रेगुलेशन समान होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है समांतर प्रचालन में एक शंट जनरेटर से दूसरे जनरेटर पर लोड शिफ्ट करने की सबसे सरल विधि है। तो वो होते हैं उनके फील्ड रियोस्टेट की सबसे सरल विधि होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है आर्मेचर परिपथ का कौन सा भाग ईएमएफ जनरेटर में भाग लेता है। तो स्लॉट में कॉइल साइड ईएमएफ जनरेटर में भाग लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे वन लाइनर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए हैं। तो यहाँ पर जो है हम हमारा जो डीसी जनरेटर है, डीसी जनरेटर का कंप्लीट कर दिए हैं। ओके, डीसी जनरेटर के जो है हम क्वेश्चन कितने टोटल क्वेश्चन हमारे थे 234 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के थे और वन लाइनर है। ठीक है फ्रेंड्स, वन लाइनर है। तो इसी प्रकार जो हमारा वॉल्यूम है इसमें जो है 15,000 प्लस क्वेश्चन है और 1600 प्लस हमारे वन लाइनर है। ओके, वन लाइनर एग्जाम पॉइंट है। ओके फ्रेंड्स, तो आप समझ गए होंगे इस अभी तक तो हम एक ही टॉपिक कवर कर रहे हैं। ओके, डीसी जनरेटर ही कंप्लीट हुआ है। तो डीसी जनरेटर में कम से कम जो है हमारे 50% जो क्वेश्चन है रिपीट होते हैं। 50% क्वेश्चन जो है हमारे रिपीट हुए हैं। ओके, क्योंकि हम जो स्टार्ट में फर्स्ट सेकंड में पार्ट में लगाए थे क्वेश्चन तो आपको नए लग रहे होंगे, लेकिन बाद में जो जितने पार्ट आए हैं उसमें आपको सारे क्वेश्चन रिपीट होने लगे हैं। जैसे कि हमारा ये वाला पार्ट है 5th पार्ट। ओके, इस पार्ट्स में हमारे 5-6 क्वेश्चन बस नए मिले हैं, बाकी सारे क्वेश्चन रिपीटेड मिले हैं। ओके, बाकी सारे क्वेश्चन रिपीटेड मिले हैं, रिपीट हुए हैं, जो कि आप देख रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हो कि हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए जो हमारी ये यूथ पब्लिकेशन बुक की सीरीज़ है वो कितनी इम्पोर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारे आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम में हमको देखने को मिलने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा डीसी जनरेटर का जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन है वो यहीं पे ख़त्म होते हैं। ओके, डीसी जनरेटर का यहीं पे ख़त्म होते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा हमारा डीसी मोटर का। ओके, डीसी मोटर का आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि डीसी जनरेटर से रिलेटेड हम जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं वो आपको सारे समझ में आए होंगे। ओके फ्रेंड्स, और आपको किसी प्रकार कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट क्लियर करवा सकें। ओके फ्रेंड्स, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और फ्रेंड रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द ब्रिज को सब्सक्राइब नहीं किया है, ओके सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले हमारे जितने भी अपकमिंग वीडियो है वो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। ओके फ्रेंड, जैसे ही क्या है कि यदि आप हमारे चैनल द ब्रिज को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिल जाएगा। ओके, और आप उस वीडियो का लाभ ले सकेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और हम अब नए टॉपिक के साथ में नए वीडियो में मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।